यस। तो बच्चों अब पढ़ेंगे डायमेंशन लेस क्वांटिटी के बारे में कुछ एक, क्योंकि वो भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड ही आएंगे, डायमेंशन फॉर्मूला के रिलेटेड, डायमेंशन लेस क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, तो हम बोलेंगे डायमेंशन लेस क्वांटिटी। आप बोलोगे सर कैसे आएंगे, वो यहीं पे हम करवा के दिखाते हैं। डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ध्यान से देखना बच्चों और अच्छे से करना। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा सबसे पहला पॉइंट, यस, ऑल टाइप ऑफ एंगल। डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? ऑल टाइप ऑफ एंगल्स आर डायमेंशनलेस। आपको पता है थीटा को किस में मेजर किया जाता है? रेडियन में। ऐसा यूनिट क्या होती है थीटा की? ऐसा यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है ना, है ना? इसकी यूनिट तो है, बट क्या इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये था? अरे यही था ना। तो इसको बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इट हैज यूनिट बट इट डज नॉट हैव डायमेंशन फॉर्मूला, और वी कैन से इट डज नॉट हैव डायमेंशंस। समझ में आया? इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये बन जाता है, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी में आ जाता है। ठीक है ना? समझ में आया नहीं आया? यस। दूसरी बात अगर हम करें तो सेकंड बात पे आता हूं, सेकंड बात पे आता हूं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन all trigonometric functions are dimensionless। कैसे? जैसे मैं आपके सामने लिखूं साइन थीटा, तो मैं लिखूंगा साइन पाई बाय 3 फॉर एग्जाम्पल। तो क्या आप अगर ट्राइंगल बनाऊं मैं, तो आप क्या बोलोगे? ये परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेनस, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाँ कि ना? अब ये भी मीटर में मेजर किया जाता है, ये भी मीटर में मेजर किया जाता है, मीटर से मीटर कट जाता है, डायमेंशन फॉर्मूला आएगा m0 l0 t0। हाँ कि ना? तो हम बोल सकते हैं कि जो इसके अंदर है, ये तो आर्ग्यूमेंट होता है, जो इनपुट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। ये अपने आप में एंगल है, तो ये भी क्या है? डायमेंशनलेस। और जब इस कंप्लीट की वैल्यू आएगी इस फंक्शन को लगा के, तो हम बोलेंगे इसकी भी कंप्लीट की वैल्यू क्या आएगी? ये भी आएगी डायमेंशनलेस। समझ में आया? अरे आया क्या? मतलब सर थीटा भी डायमेंशनलेस होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डायमेंशनलेस होता है। ठीक है ना? तो इन चीजों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि सर थीटा भी डायमेंशनलेस होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डायमेंशनलेस होता है। अब तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है, और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो शायद किए भी हुए, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था योगी ने मेरे से, उसका डिस्कशन यहीं पे कर लेंगे। ठीक है? यस। क्वेश्चन इसी के ऊपर था कि सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तो करवा दिया था। हाँ यस, ट्रिग्नोमेट्रिक तो करवा दिया था। अब बात करें ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि हम ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू e की पावर समथिंग x या वॉट एवर, जो भी मैं इसको एग्जैक्टली लिखूंगा तो मैं लिखूंगा y इक्वल टू e की पावर fx। वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या सॉरी ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड इट्स आर्ग्यूमेंट या एंड देयर आर्ग्यूमेंट आर डायमेंशनलेस। कैसे? देखो ध्यान से, जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई भी पावर लिखोगे,
कोई भी e की पावर x स्क्वायर, e की पावर -2kt बाय x, कुछ भी लिखोगे वॉट एवर, ये डायमेंशनलेस होगा पूरा का पूरा, ये भी डायमेंशनलेस होगा। समझ में आया? ये पूरा इनपुट है या आर्ग्यूमेंट हम बोल सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो पावर होगी वो डायमेंशनलेस होगी, ये ध्यान रखना। ये क्या होगी? डायमेंशनलेस। और इसकी जो कंप्लीट वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी? डायमेंशनलेस। समझ में आया क्या बच्चों? मतलब ये जो इसकी पावर जो होगी वो डायमेंशनलेस होगी, और इसकी जो कंप्लीट वैल्यू होगी वो भी डायमेंशनलेस होगी। अब योगी तेरा क्वेश्चन क्या था मेरे को बता, योगी क्वेश्चन क्या था तेरा? यहीं पे डिस्कस कर देते, आजा एक बार माइक में बोल शाबाश। सर मैंने व्हाट्सएप किया है आपको। वो एक बार देखना पड़ेगा फिर शुरू। ओके देखो एक बार, ये थी क्वेश्चन, ये था कि द टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय p इज इक्वल्स टू p नॉट e की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? वेयर अल्फा इज कांस्टेंट एंड टी इज टाइम। अल्फा एक कांस्टेंट है, अल्फा एक कांस्टेंट है और टी टाइम है। अल्फा कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी टाइम को। द क्वेश्चन इज दैट द डायमेंशन ऑफ अल्फा, टेल मी द डायमेंशन ऑफ अल्फा। अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा ये निकालना है, ये क्वेश्चन था। अब मेरे को एक बात बताओ, जब इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपके दिमाग में क्या आएगा? कि सर ने जो मेरे को स्टेटमेंट लिखवाई थी वो कुछ इस तरीके से लिखवाई थी, all exponential functions and its argument are dimensionless। ध्यान से देखना सभी, तो मैं बोल दूंगा इस कंप्लीट का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा m0 l0 t0। हाँ कि ना? आएगा या नहीं आएगा बच्चों? आएगा ना? और इधर मैं लिख दूंगा अल्फा इंटू टी का स्क्वायर, अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। माइनस तो छोड़ देंगे क्योंकि माइनस में कोई डायमेंशन वगैरह का यूज थोड़ी हो रहा है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिखेंगे। अब जब आप ऐसे लिखोगे तो आप ऐसे लिखा, इधर राइट साइड में आपने लिख दिया m0 l0 t की पावर 0, सभी की पावर 0 कर दी। अब ये आपके सामने टाइम है, इसको इधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा m0 l0 t की पावर 0 अपॉन टी स्क्वायर। इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये आएगा m0 l0 t की पावर 0। ध्यान से देखना, ऐसे लिखना डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। तो अगर आप जैसे तरीका तो ये भी सही हो जाएगा, बट एक प्रोसीजर जो होता है, प्रॉपर मेथड, आंसर तो इससे भी सही आएगा। आपको फिर क्या करना है, आपको अल्फा का पता नहीं, आप अल्फा को ऐसे ही छोड़ दो, टी का क्या आएगा? आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना बच्चों? यस। तो आप लिखोगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा इज बेसिकली m0 l0 t की पावर 0 अपॉन t की पावर 2। उसको इधर ले आओ, डिवाइड में आ जाएगा। तो m0 l0 t की पावर ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? -2। समझ में आया नहीं आया? आया क्या? योगी आया? तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा और सबसे इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये। समझ में आया? एक बार बस ये देखो, मैंने स्टेटमेंट एक बताई है कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टीज में आप लोग पढ़ लोगे कि कैसे इनको ऑपरेट करना पड़ता है।
all exponential function and its argument are dimensionless. है ना? तो हमें पता है ये e की पावर थी, तो पावर को मैंने मान लिया पूरी की पूरी डायमेंशनलेस होती है, तो इसको इससे कंपेयर कर दिया, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा टी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। सोल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन होता है, आगे जाओगे तो और आएंगे, e की पावर 2 kbt बाय दिस, e की पावर kv फलाना दिस दिस, जो भी आएगा। हीट में भी आएगा एक ऐसा, जब मैं आपसे पूछूंगा हीट में आएगा एक फॉर्मूला, ठीक है ना। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, आरएमएस वेलोसिटी, उनके ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने यहां पे ये क्वेश्चन करवा दिया ताकि आप लोग यहीं पे इसको डील कर पाए। अब इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है, वन टू थ्री, अब फोर्थ पे आ जाते हैं। अब ध्यान से देखेंगे सभी। इसके बाद में अगला आता है, वो आता है all logarithmic function and its argument are dimensionless. समझ में आया? अब देखो मैं क्या लिखूंगा, log of fx, यहां पे कुछ भी लिखा हो, चाहे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 2x प्लस 3, 5x प्लस 6, वट एवर, जो भी कुछ लिखा हो, मैंने फंक्शन लिखा, लिखते ही मैं बोलूंगा कि ये जो होता है ना सर, ये फंक्शन ये डायमेंशनलेस होता है। तो कभी भी इसकी पावर, इस यहाँ पे कुछ भी आ जाए और किसी की भी डायमेंशन पूछी जाए, तो आप बोल दोगे इस कंप्लीट y इक्वल्स टू log fx। बच्चों ध्यान से देखना, तो यहां पे आप लिखोगे y इक्वल्स टू log fx। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, all logarithmic function and its argument are dimensionless। तो जो fx होगा, जैसे आपके सामने कोई लिख दे कि y इक्वल्स टू log अल्फा एक्स स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ठीक है, और क्वेश्चन पूछ ले फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा वेयर अल्फा इज कांस्टेंट। समझ में आया? तो आप क्या लिखोगे, आप सीधा लिखोगे कि सर मैं जानता हूं ये पूरा जो आर्गुमेंट होता है ये डायमेंशनलेस होता है, तो मैं लिखूंगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन टी। यहां एक्स रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट एंड टी रिप्रेजेंट टाइम, तो आप लिख दोगे डायरेक्टली m0 l0 t0, है ना। अब धीरे धीरे आप क्या करोगे, अल्फा को तो ऐसे ही रहने दोगे, x की जगह लिख दोगे l का स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह, और t की जगह लिख दोगे कैपिटल T, m0 l0 t0। फिर आप अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे कि सर ये इधर ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये आएगा m0 l0 t की पावर 0 अपॉन ये नीचे आएगा l की पावर 2 और t की पावर 1। सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इधर ही। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा इज बेसिकली m0 l की पावर -2 t की पावर 1। समझ में आया नहीं आया? अरे आया क्या? बच्चों आया सभी को? अरे कर लोगे या नहीं?
सोल्व कर सकते हो ना? बच्चों, कर सकते हो ये क्वेश्चन? तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन पूछे आपसे, आप लोग इन चीजों को इजीली डील कर सकते हो। हाँ बेटा, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा है, अब ठीक चल रहा है। अब तो नॉर्मल है ना? अब तो ठीक हो गया होगा बच्चों? हाँ, तो ऐसे आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो किसी का भी, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। कई बार ऐसे ना देके ऐसे भी दे दिया जाता है, ध्यान से देखना। इफ y इज इन मीटर, इफ y इज इन मीटर और मैं लिखूं अल्फा log x, y इज टू अल्फा log x, कुछ भी दे सकता है वहां पे, a b c कुछ भी दे सकता है कांस्टेंट, तो y इज टू अल्फा log x। तो आप बोलोगे कि सर log x होता है, ये हमारा लोगरिथमिक फंक्शन है, तो ये तो डायमेंशन लेस होगा। अगर ये मीटर में है y, तो पक्का अल्फा भी मीटर में होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे हाँ कि ना? बस तो सीधा आप डायरेक्टली बोल सकते हो ऐसे क्वेश्चन कि सर ये तो हमारा डायमेंशन लेस है, अगर ये इधर की डायमेंशन मीटर है तो पक्का अल्फा की भी डायमेंशन मीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी दीप्ति, दीप्ति बेटा कैमरा ऑफ कर लो। दीप्ति, दीप्ति कर्टेन्स काफी अच्छे हैं, देख लिए मैंने, सुनाई दे रहा है? ठीक है, आ जाओ, जल्दी आओ, शाबाश। तो देखो, ऐसे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप डायरेक्टली डील कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन से। अब दूसरी बात आती है कि कई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है, एंगल तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है थीटा कि ये डायमेंशन लेस तो होती है, पर इसकी एसआई यूनिट होती है, एग्जिस्ट करती है। एसआई यूनिट क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना, समझ में आया? एसआई यूनिट इसकी एग्जिस्ट करती है। अब दूसरी बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपने देखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम to the speed of light, speed of light in medium, यही होता है ना? हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये भी मीटर पर सेकंड में होती है और ये भी मीटर पर सेकंड में होती है, दोनों कट जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? बगैर डायमेंशन का। तो ये डायमेंशन लेस भी होता है, और सबसे बड़ी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट भी नहीं होती, तो ये यूनिट लेस भी होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस भी होती है और यूनिट लेस भी होती है, तो आप डायरेक्टली आंसर दे दोगे ना? और कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो डायमेंशन लेस होती है बट यूनिट लेस नहीं होती? अरे कर लोगे ना?
आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डायमेंशनलेस एज वेल एज यूनिटलेस होता है, बट थीटा और वी कैन से एंगल जो होता है प्लेन एंगल वो डायमेंशनलेस होता है बट उसकी यूनिट एग्जिस्ट करती है। समझ में आया बच्चों? हाँ, तो अच्छी बात है, ये कर लिया। तो अब बच्चों आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन। अच्छा सर, यूनिट लेस से बताए, से फिर से बताएं क्यों? ठीक है ठीक है ठीक है। देखो बच्चों, थीटा जो होता है, रिपीट अगेन, थीटा जो होता है या प्लेन एंगल जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है। जो प्लेन एंगल जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है, बट उसकी एसआई यूनिट होती है मेजरमेंट की। क्या? रेडियन। क्या होती है बच्चों? रेडियन। समझ में आया? उसकी एसआई यूनिट होती है मेजरमेंट की रेडियन। ठीक है ना? यस। नंबर 2, यस, नंबर 2, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डायमेंशनलेस भी होता है और यूनिटलेस भी होता है। कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सामने आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूं। आ जाओ बच्चों, देखो ध्यान से। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसकी डायमेंशन भी नहीं होती, वो डायमेंशनलेस होता है, प्लस में वो यूनिटलेस भी होता है। क्योंकि आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th क्लास में मेजर किया होगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर में। जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा होगा। तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आती थी, वो आती थी 1 2 3 1.5 1.2 1.44, है ना? फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास की अलग, है ना? तो बट आपने कभी भी वहां पे ये नहीं देखा होगा 1 मीटर 2 मीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये देखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, सिर्फ नंबर आता है, एक नंबर आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, है ना? अरे आगे ना। यस। कौन है भाई ये? माइक माइक ऑफ कर ले। ठीक है, तो एक नंबर आता है। यस, आगे चलते हैं। तो यही बात मैं कह रहा था कि वो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप फटाक से आंसर दे देना। अब इसके बाद में बच्चों क्या आता है कि देखो, अब स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस टॉपिक आता है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। थोड़ा यही डिस्कस करते हैं अभी। बच्चों आवाज ब्रेक। चलो यार, फिर से
स्टार्ट करें बच्चों, स्टार्ट करें क्या? ओके, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। बच्चों ये सबसे जबरदस्त टॉपिक है आपका, सबसे जबरदस्त जो मैं बोलूंगा। फर्स्ट आता है एप्लीकेशन में, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फॉर्मूला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला आपको दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बताओ ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। क्या पूछा जाएगा? बताओ ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ठीक है ना, कोई भी एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि बच्चों मेरे पास फॉर्मूला है S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या कौन कौन बच्चा इस फॉर्मूले को जानता है? सभी जानते होंगे, जानते होंगे ना? अरे इस फॉर्मूले को सभी जानते होंगे ना, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यस, तो बच्चों बात ये आती है बात ये आती है कि हमें चेक करना होता है कि ये जो फॉर्मूला है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो उसमें ये होता है, अगर आप ध्यान से सोचो, देखो आप कभी भी कैलकुलेशन करते हो आपको ये भी पता होगा कि आप बोलते हो कि 15 केले माइनस 4 केले, तो बताओ क्या बचे और कितने बचे। 15 केले माइनस 4 केले, तो बताओ क्या बचा और कितना बचा, जल्दी बताओ। इलेवन बचा और आप बोलोगे केले बचे, है ना? यस, समझ में आया? अब क्या कोई आपसे बोले 15 केले माइनस 4 से, क्या इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? कर सकते हो क्या? नहीं ना। आपसे कोई बोल दे 15 मीटर माइनस 4 kg, इसका रिजल्ट क्या आएगा? कोई पॉसिबिलिटी है इनकी? 15 मीटर माइनस 4 kg, नहीं ना। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना, हमेशा जो भी टर्म्स होती है वो आपस में जब ऐड होती है तो डायमेंशनली सेम होती है। वो डायमेंशनली क्या होती है? सेम होती है, क्योंकि 1 न्यूटन में आप न्यूटन ही जोड़ सकते हो, मीटर पर सेकंड जोड़ नहीं सकते। तो ये जो 2 यूनिट है, ये दो जो टर्म है, मैं बोलूंगा ये जो तो 2 टर्म्स है, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, तभी ये आपस में जुड़ेगी। समझ में आया? ये दोनों टर्म्स है, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, तभी ये आपस में जुड़ेगी। तीसरी बात, ये किसी राइट हैंड साइड के बराबर होगी, तो तभी हो सकती है 15 केले माइनस 4 केले इक्वल्स टू, केले ही आए ना, तो ऐसे जो डायमेंशन फॉर्मूला इसका होगा, जो इसका होगा, दोनों का जुड़ने के बाद वो किसके बराबर होगा? इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। अरे केले केले और इसके भी पीछे क्या लगाया हमने? केले। समझ में है ना? 15 केले माइनस 4 केले और पीछे क्या लगाया? इसके भी रिजल्ट आया जो केले, तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा ना। इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसका डायमेंशन फॉर्मूला और इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा बच्चों। ठीक है? हाँ, इसको दूसरे तरीके से भी बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ
होमोजेनिटी। इसका मतलब क्या होता है कि सर इफ a प्लस बी और a माइनस बी is given, if a plus b and a minus b is given, then they are meaningful if and only if they are meaningful if and only if dimension formula of a is equals to dimension formula of b। समझ में आया? मीन्स बोथ हैव सेम डायमेंशन। अब आया अच्छे से बच्चों? अब तो दिमाग में जा रहा होगा या भाई अभी भी कुछ करना पड़ेगा? बताओ, शाबाश, अरे बता दो। बताओगे? तो इस तरीके से हम इन सभी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि अगर हम किसी भी दो टर्म को ऐड कर रहे हैं, कोई भी दो टर्म, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये तभी मीनिंगफुल होगी। मीनिंगफुल इन द सेंस, जैसे मैं बोल रहा था आपको 15 केले माइनस 4 केले इक्वल्स टू क्या आया? 11 केले। ये मीनिंगफुल है ना, क्योंकि ये भी केले हैं और ये भी केले हैं। अब आपसे कोई बोल रहे 15 केले माइनस 4 एप्पल, तो क्या ये कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट आएगा? आएगा क्या? इसके पीछे मैं केले लगाऊं, बच्चों चले गया? स्टार्ट करें? देखो बच्चों, बेसिकली क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी का रिजल्ट मीनिंगफुल तभी होगा जब a और b का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया कि आप कभी 10 kg माइनस 4 मीटर लिखोगे तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि आप इसका रिजल्ट लिख सकते हो? 10 kg माइनस 4 मीटर नहीं लिख सकते ना? अरे नहीं लिख सकते ना। क्यों? क्योंकि जो 10 है उसका यूनिट अलग है और 4 है उसकी यूनिट अलग है। या मैं बोलूं 10 का डायमेंशन फॉर्मूला अलग है और 4 का डायमेंशन फॉर्मूला अलग है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो इससे हम चेक करते हैं कि वेदर द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो आ जाओ कैसे करते हैं। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं एक बार कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो देखो हम पहले एलएचएस लेंगे। टेक एलएचएस। एस इज बेसिकली व्हाट? लेंथ। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? एल। समझ में आया? इधर लिख देते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एस। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एस, एल आ गया। अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं आरएचएस। आरएचएस में हम पहले चेक करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यू टी। यू क्या है? वेलोसिटी। इसका आएगा मीटर पर सेकेंड, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है वेलोसिटी का? m0 l1 t माइनस 1। और इस टी का क्या आएगा? टी। सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा l। समझ में आया? अब 80 स्क्वायर का चेक करते हैं।
हाफ का कोई लेना देना नहीं होता, हाफ जो लगाया हुआ है यहां पे, बच्चों प्रॉब्लम आ रही है क्या अभी भी? अब तो नहीं आनी चाहिए भाई, अरे अब तो नहीं आनी चाहिए ना प्रॉब्लम। आ रही है? ब्रेक हो रहा है, रुको, नेटवर्क तो अब सही चल रहा है यार। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें क्या बच्चों? अब तो नहीं हो रहा होगा? यस। देखो बच्चों, राइट हैंड साइड यूटी का हमने डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट किया, वो सेम आ गया। अब करते हैं एटी स्क्वायर का, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एटी स्क्वायर, तो एक है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आता है m0 L1 t माइनस 2, टी स्क्वायर का क्या आएगा t की 2, सोल्व करोगे तो टी स्क्वायर से t की पावर माइनस 2 कट जाएगा, आपके पास बचेगा L। देखो क्या सही है, मैं सही हूं या गलत? अरे सही हूं ना मैं? ठीक है ना? तो हम बोल सकते हैं कि यस, दिस फॉर्मूला और वी कैन से दिस इक्वेशन, वो अच्छा रहेगा, दिस इक्वेशन is dimensionally correct. This equation is dimensionally correct. पूरे की पूरी इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। हाँ, न्यूमेरिकली करेक्ट हो चाहे ना हो ये हमें पता नहीं, क्योंकि यहां पे 3/2 लिख दोगे ना तब भी डायमेंशनली तो करेक्ट होगी, पर न्यूमेरिकली अलग आंसर आ जाएगा। हाँ कि ना? जल्दी बताओ बच्चों, हाँ कि ना? अगर मैं यहां पे 3/2 लिख दूं तब भी तो डायमेंशनली करेक्ट होगी, बट आंसर अलग आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं न्यूमेरिकली वैल्यू अलग आए चाहे ना आए हमें नहीं पता, पर डायमेंशनली करेक्ट हमें ये आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। समझ में आया? आएगा बच्चों? यस। तो ऐसे कोई भी हो हम इन सभी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जैसे मैं बताता हूं आपसे, अगर मैं आपके सामने लिख दूं check the correctness of kinetic energy is equals to 3/2 mv square। बताओ ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है? पहले तो ये बताओ, छोड़ो, पहले ये बताओ ये न्यूमेरिकली करेक्ट है या नहीं, वेदर दिस इज करेक्ट न्यूमेरिकली और नॉट। न्यूमेरिकली की बात कर रहा हूं। शाबाश, ट्राई करो।
अरे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो ये न्यूमेरिकली तो करेक्ट है नहीं, क्योंकि सर हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट न्यूमेरिकली करेक्ट। समझ में आया? पर डायमेंशनली करेक्ट चेक करते हैं। हम जानते हैं एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो वर्क वाला ही होता है, और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम जानते हैं, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना आप इस चीज को। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं पहले। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? वर्क, वर्क का और एनर्जी का सेम फॉर्मूला होता है ना। तो वर्क को मैं जानता हूं, वर्क इज बेसिकली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वो फोर्स का होता है m1 L1 T-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का हो गया L1। दोनों को मिलाओगे लिखोगे तो आपका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा m1 L2 T-2। समझ में आया नहीं आया? अरे आया क्या? यस, बिल्कुल सही बात, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। डायमेंशन फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड का निकाल दे, राइट हैंड साइड का आप निकाल के देखेंगे। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बच्चों चले, चले क्या बच्चों? स्टार्ट करें। यस, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ mv²। तो m का क्या आता है? मास। मास को किसमें मेजर करते हैं? ये मास है, मास को किसमें मेजर करते हैं? केजी में। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? m से। तो m1। वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब L T-1 का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे m1 L2 T-2। बच्चों सेम आया? सेम आया ना? यस। तो मैं बोल दूंगा इट इज डायमेंशनली करेक्ट बट न्यूमेरिकली इट इज नॉट करेक्ट। यस, दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट बट न्यूमेरिकली इट इज नॉट करेक्ट। समझ में आया बच्चों? अरे आया क्या? बता दिया करो बच्चों, तुम बोलोगे उसी तरीके से अप्रोच करेंगे, आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलें। चले क्या आगे? आ जाओ तो। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं अभी। लिखना 1/2 mv² is to mgh। Check whether this formula is dimensionally correct or not. Check whether this formula is dimensionally correct or not. आप करोगे शाबाश जल्दी से। m का मतलब मास है, g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप जानते हो ग्रेविटी एक्सेलरेशन की बात हो गई तो उसका क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और h हाइट है, हाइट मतलब लेंथ, ठीक है ना? शाबाश, आपको दे रहा हूं मैं अभी 3 मिनट।
3 मिनट का टाइम है आपके पास, शाबाश जल्दी करो। करो बच्चों, शाबाश। क्वेश्चन ये है कि चेक वेदर दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। बताओ, शाबाश, ट्राई करके देखो। चलो सोल्व करते हैं, आ जाओ। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, एम वी स्क्वायर। एम मतलब मास, मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। वी स्क्वायर वेलोसिटी, एल टी माइनस 1 होता है डायमेंशन फॉर्मूला, उसका स्क्वायर। सोल्व करोगे तो आ जाएगा m1 L2 T माइनस 2। आ गया। अब आरएचएस लेते हैं, आरएचएस ले लो। अब m मास, उसका m आएगा। g एक्सेलरेशन, एल टी माइनस 2, ये एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल टी माइनस 2। h लेंथ, सोल्व करो आएगा m1 L2 T माइनस 2। हाँ कि ना? तो हम बोल देंगे यस इट इज डायमेंशनली करेक्ट, यस इट इज डायमेंशनली करेक्ट। दूसरी बात ध्यान से देखो, अब मैं आपसे बताना चाहता था कि मैं आपको एनर्जीज के बारे में बताता। ये बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है और ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। भाई है तो एनर्जी, अरे समझा या नहीं समझे? है तो दोनों एनर्जी ना। तो सिंपल सी बात है, डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा। सिंपल सी बात है, डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा, ठीक है ना? हाँ, तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। समझ में आया बच्चों? इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। अभी स्टक हो रहा है थोड़ा, तो ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो बीच बीच में ब्रेक डाउन होता जाएगा, तो फिर मजे नहीं आएंगे, है ना? तो नेक्स्ट क्लास में थोड़े अच्छे लेवल के और अच्छे तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ओके, यस, बाय बच्चों, बाय सभी को तब तक के लिए।